सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का पार्ट थर्ड में बहुत बहुत स्वागत। 2023 और 24 के हिसाब से ये वीडियो सीरीज़ है क्लास 11th की हिस्ट्री के लिए। तो जिन बच्चों ने इस बार हिस्ट्री ली है तो उन बच्चों को बता दूं मैं कि लेखन कला एंड शहरी जीवन जो है वो तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके इसको अवेल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि पुराने समय में लगभग आज से 3000 साल पुराने पीछे जाएं हम लोग तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे लेखन कला की शुरुआत हुई होगी। और लेखन कला से पहले पहले अगर हम बात करें तो ज़ीरो से अगर हम और पीछे जाएं 6000 या 7000 साल पहले तो मे बी शायद से एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटी जो थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब अगर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसी एक्टिविटियाँ वहीं पे सिचुएटेड होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ वेल फर्टिलाइज लैंड मिलेगी और इन्हीं इलाकों के अंदर ही हमें ये सारी की सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या समझना है, आपने ये समझना है कि अगर शहरी जीवन बसना चालू हुआ था तो आपने ये देखने की कोशिश करी होगी कि मेसोपोटामिया के साउथ की साइड में कुछ हिस्सा रेगिस्तान का था और कुछ हिस्सा जहाँ पर यूफ्रेट एंड टाइग्रिस नदी जो थी, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा समझ में आ सके कि ऐसा क्यों हुआ था कि इधर ही के प्लेसेस पे हमें ज़्यादातर सभ्यताओं को बसते हुए देखने को मिला था। अगर आप लोग पूरी की पूरी इंडस हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। नॉर्थ की साइड में हमने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ थे, तो यहाँ पे हमें हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एनिमल हर्डिंग होती थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेपी मैदान बड़ी अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिल गए थे। इन्हीं जगहों से कुछ नदियाँ थी जो बहती हुई आ रही थी और यही बहती हुई नदियाँ साउथ में आते 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 अपने साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें या फर्टिलाइज चीज़ें लेके आ जाती थी। इसलिए इधर के इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा हमें खेती देखने को मिलती थी। याद है आप लोगों को, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता था। ये हमने पिछले कई सेशन जो हमारे हुए हैं पहले और दूसरे पार्ट में हमने उसमें समझाया काफ़ी अच्छी तरीके से कि यूफ्रेट नदी है, ये टाइग्रिस है, दजला है, फरात है। और इधर के कुछ प्लेसेस जो थे वो हमारे थोड़े से डेजर्ट वाले थे और डेजर्ट वाले प्लेसेस थे तो यहीं पे ही सबसे पहले हमारा राइटिंग कल्चर जो था वो सबसे पहले हमारा यहीं पे आया था। याद है? नहीं याद है तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, मतलब अर्बनाइजेशन तो हुआ तो यहाँ पे दक्षिणी मेसोपोटामिया के हिस्से में ही हमें देखने को क्यों मिल रहा है। कारण आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अर्लीस्ट सिटी जो थी एमर्ज होनी चालू हुई थी 5000 समथिंग में। कारण क्यों था, टाइमलाइन से अगर हम समझने की कोशिश करें तो टाइमलाइन से बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए ये ज़ीरो है, ज़ीरो से अगर हम लोग 7000 साल पीछे जाते हैं तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सबूत मिलते हैं एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर के सबूत मिलते हैं, खेती के सबूत मिलते हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे इन लोगों ने व्यापार करना चालू कर दिया होगा और सेटलमेंट जो थे वो हमें 5000 BC के टाइम पीरियड पे हमें बस्तियां जो थी वो बसी हुई देखने को मिली। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तरीके से लगभग 3000 के टाइम पीरियड में ये पूरी की पूरी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो पूरी की पूरी बस गई होगी। कारण समझ रहे हैं? टाइमलाइन से समझेंगे तो काफ़ी डिटेल में आप समझ पाएंगे। द अर्लीस्ट सिटी एमर्ज फ्रॉम साउथ सम ऑफ दी सेटलमेंट, मतलब 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शुरुआती बस्तियां जो थी बसनी चालू हुई होगी। अब देखो बस्तियां ज़्यादातर कहाँ बसेगी, 3 जगहों पे बसेगी जो एनसीईआरटी बताती है। कहती है कि मंदिरों के आसपास बसेगी, उसके बाद ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रेड हो रहा है वहाँ बसेगी, और दूसरा जहाँ पे शाही शहर होंगे यानी कि जहाँ राजा रह रहा होगा वो जगह। यानी कि कौन सी जगह थी, ये थी उरुक, ये थी उर और ये थी एक मारी। अच्छा मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि मारी जो है दोस्तों, मारी याद रखना, मारी आपको स्टेपी मैदान के आसपास के हिस्सों में आपको मारी शहर देखने को मिलेगा, मारी सिटी आपको देखने को मिलेगी। जबकि जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे आपको उरुक और उर जो है ऐसी सिटी आपको देखने को मिलेगी।
तो ज़्यादातर सेटलमेंट कुछ यहाँ हुए, कुछ यहाँ हुए, जहाँ पे अर्ली बस्तियाँ बसनी चालू हुई, कुछ वहाँ हुए। तो कहने का मतलब सेटलमेंट 3 ही जगह होंगे। बहुत बेसिक सा नियम है जो आपने समझना है, क्योंकि सेटलमेंट आज की डेट में आप लोग कहाँ करेंगे? आप लोग भी तो वहीं सेटलमेंट करेंगे जहाँ पे आप, मतलब जहाँ पे आप ज़मीन खरीदेंगे वहाँ आप देखेंगे कि स्कूल है कि नहीं, कॉलेजेस है कि नहीं, एटीएम मशीन है कि नहीं, उसके बाद नॉर्मल मेडिकल व्यवस्था है कि नहीं, मेट्रो पास में है, बस स्टैंड पास में, पानी अच्छा है कि नहीं, यही सब तो आप देखेंगे ना। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता था। अब क्योंकि मंदिर जो थे वहाँ पे शुरुआती समय में मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर माने जाते थे। मंदिर ज़्यादातर देवियों का स्नान, देवियों का एक ऐसा स्थान माना जाता था जहाँ पे देवियाँ जो है रहती होंगी। तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआती मंदिर जो थे वो अनबेक्ड ईंटों से बनाए जाते थे। अनबेक्ड का मतलब होता है कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। और बाद में फिर वेरियस गॉड जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मून जो है, मून गॉड ऑफ उर, ये उर के अंदर एक मून गॉड है जिनको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, और वो इनाना है, इनाना, ठीक है। और वो एक देवी है, और ऑफ कोर्स लव एंड वॉर की देवी वो मानी जाती है। तो इतना फोकस ज़रूर करना कि मून जो है वो देवता माने जाते हैं उर के, और जो देवी है वो इनाना देवी मानी जाती हैं, पर इनाना जो है वो लव की और वॉर की देवी मानी जाती है, ठीक है। तो ये ज़रूर फोकस करिएगा। जैसे आज की डेट में हमारे मंदिर जो होते हैं, शुरुआती समय में तो मंदिर इतने विशाल और इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिरों को फंडिंग मिलनी चालू हो जाती है, मंदिर और अच्छे होते चले जाते हैं। तो इनाना देवी का टेम्पल कुछ इस प्रकार था। इनाना देवी को कहीं कहीं पे क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश करी गई है कुछ इस प्रकार। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इनाना देवी की पिक्चर है जो हमें वहाँ के क्या कहते हैं सबूतों में मिलती है। तो ऐसा लोगों का मानना था कि ये लव एंड वॉर की देवी हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इससे ये समझ में आता है कि इनको काफ़ी हद तक अपने आर्किटेक्चुरल चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इतने पुराने ज़माने में अगर ऐसी कोई मूर्ति बना देना, दीवारों के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर कर देना, तो ये अपने आप में ही एक आर्ट का एक नमूना हो सकता है ना। और ये टेम्पल आप देख सकते हो, ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर की, जो ऑफकोर्स एक हाइट पे होती थी, और यहाँ पे ही क्या कहते हैं मून गॉड की प्रतिमा या कुछ भी ये लोग रखते होंगे। तो ये एक इनका स्ट्रक्चरल पैटर्न का पता चलता है। अब पता है आपकी एनसीईआरटी के अंदर इतना भी बता रखा है कि जो ये मंदिर बनाए जाते थे, इन मंदिरों का इस्तेमाल मज़दूरों को कहाँ से लाया जाता था, मज़दूरों को कितना घंटे काम करना पड़ता था, मज़दूरों को क्या दिया जाता था, सब कुछ इसमें बताने की कोशिश करी गई है। तो कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल इन द मेसोपोटामिया, तो आप कहेंगे इस बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि बहुत सारे रूम होते थे, बहुत सारे आंगन होते थे इन मंदिरों के अंदर बनाने के लिए। तो टेम्पल ज़्यादातर उसकी आउटर वॉल जो होती थी उसमें कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला। मतलब आउटर वॉल में क्या होता था कि पहले बाहर की वॉल बनेगी, फिर अंदर की वॉल बनेगी, फिर अंदर की वॉल बनेगी। तो ऐसे इनके डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते रहते थे। तो आप ये देख सकते हो मंदिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर माना जा रहा है। मंदिर कहाँ पे आपका मंदिर ये वाला प्लेस है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले एक एंट्रेंस, एक दीवार, फिर दूसरा एंट्रेंस, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरा एंट्रेंस, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथा एंट्रेंस, फिर चौथी, फिर पाँचवें में जाके यहाँ पे जो भी जिस चीज़ की ये देवी इनको मानते थे, ऑफ कोर्स फिर उनको इम्पोर्टेंट दी जाती थी। तो ऐसे ही है जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे होता है, देवी की या देवताओं की जो प्रतिमाएं होती है वो काफ़ी अंदर गर्भगृह के अंदर रखी जाती है, और हमें बहुत सारे पड़ाव को पार करके जाना पड़ता है जब जाके हम मेन देवी के दर्शन कर पाते हैं ना। तो सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि भगवान उस समय पूजा का केंद्र होता था, चाहे वो उर हो और चाहे वो मारी हो। मारी के अंदर क्योंकि स्टेपी मैदान है तो वहाँ मैदान के देवता जो थे वो दागान बोले जाते थे। और जबकि उर के अंदर अगर हम देखें तो उर के अंदर जो देवी है या देवता है उनके नाम भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई ऑफकोर्स पूजा का स्थल जो था वो ऑफकोर्स मंदिर होता था, और मंदिर जो है वो ऑफकोर्स देवालय है जहाँ पे भगवान को माना जाता है। और अगर भगवान को माना जाता था तो लोगों का ये मानना था कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो ज्योग्राफी जिन बच्चों के पास है वो पढ़ेंगे कि पहले कुदरत जो था वो पूरी तरीके से इंसान की लाइफ के ऊपर हावी होता था। मतलब पहले कुदरत जो था वो कंट्रोल करता था किनको? पहले कुदरत कंट्रोल करता था लोगों को। अब लोग जो है कंट्रोल करने लग गए हैं कुदरत को। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि पहले लोग
कुदरत से यानी कि प्रकृति से डरते थे, तो देवताओं का बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। इसलिए मंदिर के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर आप कहेंगे कि लोग उस समय पे अपने ग्रेन्स, दही, मच्छी या जो भी चीज़ उनके पास होती थी, जिस चीज़ के भी वो ऑनर होते थे, वो सबसे पहले अपने मालिक यानी कि अपने देवताओं को चढ़ाना पसंद करते थे। कारण क्या है? कारण सिंपल से ये है कि उनका मानना है कि सब कुछ हमें देवी देने वाली है या सब कुछ हमें ये भगवान देने वाला है, तो हम लोग इनके खिलाफ़ नहीं जा सकते, हम लोग इनके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। कारण सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब क्योंकि इन जगहों पे एक व्यक्ति नहीं कई हज़ारों लोग डेली मंदिरों में आते हैं, डेली कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, डेली कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, और उन्हीं चीज़ों की मदद से उन मंदिरों के अंदर आप देखते हैं विकास होता चला जाता है। तो इसी हिसाब से उन मंदिरों के अंदर फिर बिजनेस भी धीरे धीरे होना चालू हो गया। जो ऐसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं या चावल या इस सरसों के दाने जो हैं वो आ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, मंदिरों के अंदर ही लोगों को एक ऑफिसर बना देंगे, लोगों को उसी के अंदर रोजगार दे दिया जाएगा, जिनका काम स्पेशली यही होगा कि वो देखें कि गेहूं कहाँ रखना है, कितना बेचना है, कितना लोगों को देना है, कितना लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। समझ रहे हैं कितना आसान है? आज की डेट में मंदिरों में भी यही होता है। आप लोग कुछ भी दान करते हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक अलग कमेटी होती है, उसी मंदिर के अंदर ही फिर इतना सारा मतलब सब कुछ हो जाता है कि वो एक अलग से ही एक अलग कम्युनिटी चलाने लग जाते हैं, जहाँ पे वो लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता था कि उस समय जो भी क्या कहते हैं सामान मिल रहा है, उस समय वो सामान वहीं पे ही और अच्छी तरीके से बनकर दूसरे लोगों को जाया करता था। तो ये मैं कह सकता हूँ, द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप एडिक्स एक्टिविटी एंड बिकम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बाय द ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, एम्प्लॉइंग मर्चेंट एंड कीपिंग द रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ग्रेन्स, प्लो, एनिमल्स, ब्रीड, बियर, फिश, etc। मंदिर एक ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस बना कि मंदिर धीरे धीरे डेवलप होने चालू हो गए, मंदिर के अंदर सारी एक्टिविटी होनी चालू हो गई, क्योंकि ये रिटर्न कल्चर पे बेस था। ये वो दौर था जिस समय लिखने वाली कला आई थी, तो उन कलाओं का इस्तेमाल करके भी लोगों ने मंदिर में रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने चालू कर दिए। रिटर्न रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें होती थी कि कौन मंदिरों के अंदर एनिमल्स को ला रहा है, ले जा रहा है, कौन किससे कैसा व्यापार कर रहा है, कौन क्या क्या चीज़ें दे रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होता था। तो यहाँ पे राजा का क्या रोल होता था? राजा का रोल होता था कि वो पूरी तरीके से अपने नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को रखे और मंदिरों की देखभाल करे। कारण यही था कि अगर राजा से मंदिर छूट गया तो इसका मतलब ये है कि उसका पूरा साम्राज्य छूट गया, क्योंकि उस समय मंदिर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में हमने सुना होगा कि दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पे जिसने विजय पा ली उसने सब जगह विजय पा ली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो था, प्रशासनिक विभाग, वो कहीं ना कहीं दिल्ली माना जाता था। और मुग़लों के टाइम पीरियड पे भी दिल्ली थी। वो कारण क्या था कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर चलता था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मंदिरों के अंदर चल रहा है। इसलिए मंदिर को जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जाएगा, जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ें मंदिरों के अंदर होगी, उतनी ज़्यादा मंदिरों की वैल्यू और राजा की खुद की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे साउथ के अंदर ऐसा होता था कि जितना बड़ा गोपुरम या जितना बड़ा मंदिर होता है, उतनी बड़ा राजा की वैल्यू होती है ना। तो सेम यहाँ पे भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता था। इसीलिए ये क्या करता था, राजा ये करता था कि वो वेल्दी क्लास को क्या कहते हैं, हर काम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर देता था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और इन्हीं लोगों को कहा जाता था कि आप लोग ही रिकॉर्ड्स जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से राजा को एक हाई अथॉरिटी मिलती थी, राजा की वैल्यू समाज के अंदर बढ़ती थी। राजा स्पेशली यही करता था कि जो युद्धबंदी होते थे, जिनको इन्होंने राजा ने जगहों को जीतने के बाद लोगों को गुलाम बना लिया है, उन युद्ध बंदियों को कहा जाता था कि तुम्हें मंदिर बनाने में काम करना है, और मंदिर बनाने के चक्कर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राशन दिया जाएगा, क्योंकि मंदिरों के अंदर वैसे भी बहुत बड़ी भेंट आ रही है, मंदिरों के अंदर वैसे भी बहुत सारा प्रसाद जो है लोगों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो युद्ध बंदी होते थे, राजा का यही काम होता था, जिसे हम वॉर कैपेटिव कहते हैं, वो लोकल लोगों के साथ मिलके मंदिरों को और अच्छा बनाने का काम करते हैं। अब चाहे मंदिर की पेंट करनी हो गई, मंदिरों का दीवार बनाना हो गया, मंदिरों के अंदर किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं लोगों की मदद करनी होगी, सब कुछ। तो एक डेटा निकल के आया है
एक डेटा निकल के ये आया है कि ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1500 लोग अगर 10 दिन काम करते और 10 घंटे काम करते तो 5 साल के अंदर जाके मंदिर बनता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कितना बेजोड़ मंदिर का एक नमूना होता होगा जिस समय ये लोग बनाते होंगे। तो कृषि एक अनिवार्य काम माना जाता था वहाँ पे, और कृषि से ही जो भी चीज़ पैदा होती थी ऑफ कोर्स वो लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं उनको राशन के रूप में दिया जाता होगा। तो दोस्तों उसमें से एक शहर है उर, और उर शहर के बारे में बड़ा ही अच्छी तरीके से बता रखा है कि उर शहर, मैंने जैसे कहा कि उन प्लेसेस पे होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो साउथ के अंदर हमें उर देखने को मिलता है। उर का शहरी जीवन बड़ा ही अच्छा था। यहाँ पे ऑफ कोर्स उर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली पे बिलोंग करते थे। शादी होने के बाद जो परिवार होता है वो ऑफ कोर्स माता पिता जो होता है वो उसी के साथ बच्चा रहता है। यहाँ पे फैमिली का हेड जो होता है वो ऑफ कोर्स पिता ही होता है। शादी के टाइम पीरियड पे दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से चीज़ें आदान प्रदान करते हैं, जैसे आज की डेट में हम दहेज बोलते हैं। शादी के बाद लोग ऑफ कोर्स मंदिरों में जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसा आज की डेट में भी सरदारों में होता है कि लोग गुरुद्वारे के अंदर शादी करते हैं और वेलफेयर के लिए वो लोग क्या कहते हैं अपने मंदिरों के अंदर क्या कहते हैं पूरी तरीके से गुरुद्वारे के अंदर चीज़ें दान करते हैं, है ना। तो सेम ऐसा ही मोमडन्स में होता है, हिंदुओं में होता है, सब धर्म में अलग अलग है लेकिन लगभग एक जैसा ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद उर सिटी की हम बात करें तो ऑफकोर्स ये सबसे पहली सिटी थी जो मेसोपोटामिया के अंदर खोदी गई थी। आप एनसीईआरटी के सबसे पीछे वाले पेज पे जाओगे तो आपको पता ये चलेगा कि उर सिटी को कौन से ईयर में खोदा गया था। और आप चाहो तो विकीपीडिया से आप ये भी पता लगा सकते हो कि उर सिटी को किस बंदे ने खोदा था और किस बंदे ने खोद के निकाला था। ये आपको एनसीईआरटी नहीं बताती है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ढूंढ लेना, ठीक है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उर सिटी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मैं कह सकता हूँ गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी, और टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से आप कहते हैं अनाज या दूसरी और चीज़ें जो थी वो घरों तक नहीं पहुँच पाती थी। गलियाँ संकरी थी, घुमावदार थी, इसलिए घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल होते हुए देखा है हमने। तो ये एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलता है। जबकि इसका कंपेयर जो है वो भारत के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें एक मोहनजोदारो एक जगह मिली थी, जिसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि उनके और इसके कंपैरिजन में कितना अंतर है। कैसे, आप देखो यहाँ पे नालियाँ और मिट्टी के पाइप उर के घर के भीतरी आंगन में हमें पाए गए हैं। मतलब घर का पानी जो है घर की छत के थ्रू भीतर आंगन में गिरता था और उसके बाद बारिश का पानी इकट्ठा होके फिर पाइपलाइन से बाहर आ जाता था। घर की छत अंदर की तरफ फिसलन होती थी वहाँ पे, और बारिश का पानी भी आंगन में ही गिरता था। ये किसके बारे में, ये उर के बारे में। जबकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदारो शहर की बात करें, जो ऑफकोर्स लगभग इसी के टाइम पीरियड की सभ्यता है, वहाँ पे टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी। ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ लोगों को उस समय काफ़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ पे लाइट के लिए ऑफ कोर्स विंडो नहीं होती थी, पर आंगन खुला होता था तो वहाँ से इन लोगों को लाइट मिल जाती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। यहाँ पे एक सुपर स्टेशन ये था, ओमान टैबलेट, मतलब वहाँ की क्ले टैबलेट पे ये मिला हुआ था कि अगर घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है, घर का दरवाज़ा अगर बाहर की तरफ खुलता है तो अगर सामने कोई दूसरा घर है तो ऐसा माना जाता है कि लड़की जो है वो अपने पति के मरने का कारण बनती है। सोच सकते हैं, ये अजीब सा ही अंधविश्वास हमें देखने को मिलता है। और घर जो है थोड़े से प्लेटफॉर्म से ऊपर बनाए जाने ज़रूरी हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म से ऊपर नहीं बनाएंगे तो घर का कूड़ा घर के अंदर नहीं रहेगा और बाहर का कूड़ा बाहर नहीं रहेगा। इनका मानना ये था कि बाहर का कूड़ा बाहर ही रहना चाहिए और घर का कूड़ा अंदर रहना चाहिए, और बाहर का कूड़ा जब बाहर रहा तो इसीलिए इनको बहुत हाइट पे घर बनाना पड़ा। और जब उर सिटी को मेसोपोटामिया में जब खोदा गया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे ये देखने को मिला कि बहुत सारा कचरा जो था रोड पे ही पड़ा रहता था। ये सबसे बुरी चीज़ है। दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स आज की डेट में भी हम लोग दरवाज़ा जो है वो बाहर की तरफ नहीं खोलते, हम अंदर की तरफ दरवाजे को खोलते हैं। और ऐसा भी सच बात है कि इस घर के सामने एग्जैक्टली दरवाज़ा किसी दूसरे पड़ोसी का नहीं होता है, आज भी हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी आर्किटेक्चुरल चीज़ें जो है थोड़ी बहुत हमने इनसे भी सीखी होगी, और ये चीज़ हमारे को हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली होगी। तो ये सुपर स्टेशन है, यानी कि अंधविश्वास, थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये थोड़ी अलग बात है।
तो ये था तीसरा पार्ट, चौथे पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।